हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का माइंड कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ डेसिमल फ्रैक्शन एक्सरसाइज के आज के इस लास्ट वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे बोला गया है यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम हो तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीमीटर होगा। अब इस सवाल में हमारे पास 3 मात्रक हैं। पहला लीटर, लीटर में हम निकालते हैं किसी भी द्रव पदार्थ का आयतन। दूसरा है यहां पर किलोग्राम, किलोग्राम में हम निकालते हैं किसी भी पदार्थ की समृद्धि या द्रव्यमान। और यहां पर तीसरा मात्रक है मीटर, मीटर में हम निकालते हैं किसी भी पदार्थ की एक बीमा की लंबाई। अब यहां पर लीटर, मीटर और किलोग्राम में हमें किसी द्रव पदार्थ, यहां पर जो मानक द्रव पदार्थ लिया गया है वो पानी है, पानी के लिए इन तीनों में संबंध को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के आंसर को लेकर, बाद में चर्चा करेंगे लीटर, मीटर और किलोग्राम में संबंध किसी भी द्रव के लिए। तो यहां पर हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम पानी का जो आयतन होता है वो या तो 1 लीटर होता है या फिर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। मतलब 10 गुना 10 गुना 10 सेंटीमीटर की 3 बीमाएं। अब यहां पर 1 किलोग्राम पानी, अब इस 1 किलोग्राम पानी को हम यहां पर, क्योंकि हमें जो आयतन निकालना है वो ग्राम में निकालना है, तो इस 1 किलोग्राम को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पानी का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर बात करी जाए 1 ग्राम पानी का आयतन, तो 1 ग्राम पानी का आयतन यहां पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर घन या 1 घन सेंटीमीटर। अगर मैं इस 1 घन सेंटीमीटर को सीधे सीधे 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो यहां पर मुझे और भी छोटी इकाई बनाने का चांस मिलता है। मतलब मैं यहां पर कर सकता हूं, इसे 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर का मतलब होता है यहां पर 10 मिलीमीटर ये होते हैं, 10 मिलीमीटर ये होते हैं और 10 मिलीमीटर ये होते हैं। तो इसे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 10 गुना 10 गुना 10 और मिलीमीटर घन या घन मिलीमीटर। अब यहां पर घन मिलीमीटर अगर हमने बनाए हैं तो ये 1 ग्राम के लिए बनाए हैं। अब यहां पर बात हो रही 0.1 ग्राम की, तो 0.1 ग्राम लाने के लिए मैं इसे कर सकता था 1/10 ग्राम। अब जब मैं यहां पर 1/10 ग्राम करूंगा तो जो हमारे पास ये मान आया है इसके बटे में भी मुझे 10 करना होगा। अब ये 1/10 ग्राम बराबर बनता है यहां पर 0.1 ग्राम। अब 0.1 ग्राम बनता है अगर ये, तो 10 से हो जाता है 10 कैंसिल और आंसर आता है हमारे पास 100 मिलीमीटर घन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं 100 घन मिलीमीटर। तो यहां पर हमारा विकल्प डी होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं, क्योंकि हमने जो यहां पर पानी के, हमने आदर्श द्रव पानी को माना गया है, क्योंकि यहां पर हम खुद भी इस चीज को जानते हैं कि हमारा जो ये जैव चक्र है या फिर ये हमारा जो है पृथ्वी मंडल का चक्र है, इस पृथ्वी मंडल के चक्र में 3/4 हिस्से पानी के हैं। तो पानी को यहाँ पर जो है आदर्श द्रव लिया गया है। तो पानी को आदर्श द्रव लेने की हमारे पास 2 मोड हो सकते हैं। पहला मोड कि हम आयतन घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में या घन मिलीमीटर में या घन डेसीमीटर में निकालते हैं, या फिर हम इस द्रव के आयतन को सीधे सीधे लीटर में, किलोलीटर में या मिलीलीटर में निकालते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन घन मिलीमीटर ना होता, सीधे सीधे क्वेश्चन होता कि मिलीलीटर में कितना आयतन होगा, अगर इस घन मिलीमीटर के स्थान पर सीधे सीधे होता कि कितने मिलीलीटर होगा, घन शब्द यहां से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि लीटर में घन लगाने की आवश्यकता नहीं है, लीटर तो वैसे भी डेंसिटी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पानी आदर्श द्रव है तो 1 किलोग्राम पानी का जो आयतन होता है, मैंने अभी लिखा है 1 लीटर, ये मानक है। अगर हम घन में बात करते हैं तो इसे हमने सीधा सीधा लिखा था 1000 सेंटीमीटर घन।
1000 सेंटीमीटर घन। ये पानी के लिए मानक आयतन के सूत्र हैं। मतलब 1 किलोग्राम पानी की बात करें तो 1 लीटर मानक का आयतन बनता है, और अगर घन में बात करते हैं तो 1000 घन सेंटीमीटर बनता है। वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ 1000 किलोग्राम पानी होता तो यहाँ पर 1 किलोलीटर बनता, क्योंकि 1000 लीटर आते। अब वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1000 किलोग्राम पानी की, तो ये 1 घन मीटर बनता। एक 1000 किलोग्राम पानी के लिए जो मानक सूत्र है वो लीटर के पदों में होता है 1000 लीटर, और अगर हम इसे घन में स्थापित करना चाहते हैं तो घन के रूप में ये होता है 1 मीटर घन। अगर बात घन के सूत्रों की आती है तो हम जो है बीमाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में लेते हैं, और अगर बात आयतन की आती है तो हम सीधे सीधे द्रव के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर ठोस वस्तु के आयतन की बात करी जाती है तो वो घन मीटर में ही आएगा, ना कि लीटर में। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 82 में हमसे बोला गया है यदि a इक्वल 4.36, b इक्वल 2.39, c इक्वल 1.97 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये a क्यूब है, ये माइनस के b क्यूब है, ये माइनस के c क्यूब है, लेकिन हमारे पास एक सूत्र होता है, वो होता है a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस c पावर 3 माइनस 3abc। अब इस सूत्र में हम जो है इन मान को अप्लाई करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये माइनस का b क्यूब है। अगर ये माइनस का b क्यूब है तो इसे हम लिख सकते थे माइनस b, और अगर ये c क्यूब है तो इसे हम लिख सकते थे माइनस का c। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब प्लस माइनस c क्यूब। अब इस b और c की वैल्यू हम यहाँ से अगर उठाकर रखते हैं तो हम देखते हैं कि 4.36, और इस b को हम माइनस b करते हैं तो ये हो जाता है माइनस के 2.39, और फिर अगर हम इस c को करते हैं माइनस c तो ये हो जाता है माइनस 1.97, और अगर इन तीनों को जोड़ा जाता है तो इनका योग आता है 0। मतलब जो संख्या हमारे पास यहाँ पर है में a माइनस b माइनस c बराबर 0 होता है। तो जब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब में क्यूब वाले तीनों पदों का योग 0 हो जाए तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि ये जो क्यूब वाले पद होते हैं इन तीनों का जो मान होता है वो 3abc के बराबर होता है, और यहाँ पर 3abc हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3abc से 3abc कैंसिल करने पर हमारा आंसर बनता है 0। दशमलव वाली संख्या को ना जोड़ना पड़ा ना घटाना पड़ा, और हमें जो है विकल्प ए हमारा यहाँ पर होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को लेकर। यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस है कि a इक्वल 0.25, b इक्वल माइनस 0.05, c इक्वल 0.5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2abc अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर का मान कितना होगा। इस सूत्र को अगर हम गौर से देखते हैं, मतलब दी गई इस कंडीशंस को हम गौर से देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि a स्क्वायर के अतिरिक्त जो ये माइनस के बी स्क्वायर वाली कंडीशन है इसमें हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह प्लस हो जाएंगे, और नीचे हमें प्लस वाली कंडीशंस में सूत्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हम देखते हैं नीचे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र शुरू में है और माइनस के सी स्क्वायर हमारे पास है। अब ये ब्रैकेट को एक पद मान लिया जाए अंश में भी और हर में भी, तो हमें ये सूत्र प्राप्त होता है एक बार योग करने पर और एक बार अंतर करने पर। मतलब अगर हम ऊपर वाले सूत्र का करते हैं योग तो हमें प्राप्त होगा इक्वल a प्लस बी प्लस सी, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी माइनस सी अपॉन, नीचे हम सूत्र को करते हैं तो ये आता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आता है a प्लस बी और माइनस सी, क्योंकि यहाँ माइनस अकेला पद है तो a प्लस बी प्लस सी से तो हो जाते हैं कैंसिल। अब यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी के लगाते हैं मान, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 0.25 माइनस, क्योंकि b में माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस होता है प्लस 0.05 और माइनस 0.5 अपॉन a प्लस बी माइनस सी, तो a का मान हमारे पास फिर से है 0.25, अब प्लस है यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 0.05 और फिर माइनस सी, मतलब जो सी का वैल्यू यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाता है 0.5। अब इसे हम सोल्व करते हैं, इक्वल 0.25 को हम जोड़ते हैं 0.05 में तो ये हो जाता है 0.30। अब 0.30 में से हम घटाते हैं 0.30 माइनस 0.50 अपॉन, नीचे हम देखते हैं 0.25 और माइनस ये हो जाता है हमारे पास यहाँ जीरो लेने पर 0.55। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो 50 में से 30 जाता है, माइनस के बचते हैं 2,
यानी कि माइनस के 0.2 नोट अपॉन, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर बचते हैं माइनस के 0.3 नोट, माइनस से माइनस खत्म, दशमलव से दशमलव खत्म, 2/3। यहाँ पर हमारा जो है विकल्प बी करेक्ट आंसर होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को लेकर। या क्वेश्चन नंबर 84 को हम देखते हैं। 1/250 मतलब 1/250 का मान कितना होगा। तो 1/250 के लिए तो हम सीधे सीधे भी अगर इस सवाल को करते हैं तो यहाँ पर हम लगाते हैं दशमलव, जीरो बढ़ाते हैं, बार जाता नहीं तो फिर से जीरो लगाते हैं और फिर एक जीरो बढ़ाते हैं, बार अब भी नहीं जाएगा तो बार ना जाने का जीरो फिर से लगाते हैं और एक जीरो फिर बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास जो मान होता है वो होता है 1000/250, यानी कि ये आता है 4 बार, मतलब 0.004 यहाँ हमारे पास होता है दशमलव में आंसर। कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर 0.25 को जोड़ा गया है 0.5 नोट में और इसे डिवाइड किया गया है 0.25 से, फिर पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया है 4/9 से। तो इसका इक्वल में वैल्यू कितना होगा। मतलब यहाँ पर हमें बोर्डमास के नियम को जो है अप्लाई करना है। तो हम देखते हैं कि बोर्डमास के नियम में प्लस को तो पहले कर नहीं सकते, सबसे पहले करना है ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर को सोल्व किया जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम सोल्व करेंगे इसे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो मान हमें प्राप्त होगा वो 0.25 प्लस हम 25 से भाग कर रहे हैं 50 को, तो ये आता है हमारे पास सीधे सीधे 2। अब इस 2 को हम जोड़ रहे हैं 0.25 में, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा बराबर 2.25 और गुणा कर रहे हैं हम 4/9 से। तो यहाँ हम इस 9 से भाग करते हैं तो दशमलव लेते हैं पहले, क्योंकि दशमलव का एक ही अंक है, 9 दूनी 18, यहाँ से बचते हैं 4 और हो जाता है 45, 9 पंजे 45 और गुणा करते हैं 4 से तो 25 चौका 100, मतलब हमें जो है 1.00 के रूप में आंसर यहाँ पर प्राप्त होता है और विकल्प ए होता है हमारा करेक्ट। ओके, केवल कैलकुलेशन स्किल और कैलकुलेशन मेथड अगर हमारे पास करेक्ट है तो आंसर भी करेक्ट ही आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 86 में हमारे सामने क्वेश्चन है छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 + 1/10 1/100 + 1/1000 इनका जो टोटल एडिशन है उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर इस सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो फिर हम भिन्नों के अनुसार हरों का लहजा ले लें, या फिर सीधे सीधे, क्योंकि ये जो हर हैं ये 10 की घात के रूप में है, हम चाहें तो ऊपर वाली संख्या को दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है दशमलव में कन्वर्ट करने वाला रूल देखते हैं। तो ये तो हमारे पास 2 है प्लस, अब अगर 1/10 है तो एक जीरो है यहाँ पर, तो एक अंक का दशमलव आएगा, प्लस यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव आएगा, यहाँ पर 3 जीरो है तो ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक हमें पूरे करने हैं। अब इसे जोड़ दिया जाएगा तो सीधा सीधा आंसर आता है 2.111, मतलब विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। अब देखते हैं इसका एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में अगर हम 2 के बटे में मान लें 1 या करके हम सवाल को कर रहे हैं, तो इसका जो एलसीएम बनता है 1, 10, 100 और 1000 का, वो सीधे सीधे बनता है 1000। अब क्योंकि 1 को हम 1000 से भाग करते हैं तो ये बन जाता है 2000, प्लस 10 से भाग कर देते हैं तो ऊपर आता है 100, प्लस 100 से भाग करते हैं तो ऊपर आता है 10, फिर आगे 1000 से भाग करते हैं तो आता है 1, मतलब इसे मैं बोल सकता हूँ 2111, 2111 और बटे में है 1 के साथ 3 शून्य। जब हमें 3 शून्य खत्म करने हैं तो 3 अंकों पर दशमलव आ जाएगा, मतलब आंसर अब भी हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 2.111। मेथड चाहे एलसीएम वाला हो और चाहे दशमलव वाला हो, करने का तरीका मतलब कैलकुलेशन ट्रिक अगर हमारे पास सधी हुई है और सीधी सटीक है तो हमारा आंसर भी यहाँ पर सटीक आता है, विकल्प ए 2.111। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में हमारे सामने क्वेश्चन है 1.001/10.01 प्लस 1001/100.1। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सीधे सीधे तरीके का इस्तेमाल करते हैं, दशमलव से दशमलव को विभाजित करते हैं और दशमलव के जितने अंक होते हैं उतने अंकों पर दशमलव लेते हैं। तो ये बनता है हमारे पास 100.1 प्लस, अब नीचे से अगर दशमलव खत्म करते हैं तो ऊपर एक शून्य बढ़ता है, ये बनता है हमारे पास 10,010। अब 10,010 में अगर हम 100 को जोड़ते हैं तो ये बनेगा, क्योंकि हर तो एक जैसा हो गया, तो ऊपर हम देखते हैं 10,010 में जोड़ते हैं 100 को तो 10,110, 10,110 और दशमलव में आता है 1 और बटे में है, भाग करेंगे 1000, 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम सबसे पहले, तो 1 बार पहाड़ा जाता है और यहाँ पर बचता है हमारे पास 10, ये हो जाता है 100,
लेकिन 100 में 1001 का बाहर जाता नहीं, तो बाहर ना जाने का लगाते हैं 0। फिर हम इसे एक अंक और लेते हैं तो ये बनता है 1001, लेकिन 1001 बनने से पहले है दशमलव, तो यहाँ पर हम लगाते हैं दशमलव। 1001 का पहाड़ा 1001 में पढ़ेंगे तो आएगा 1, यानी कि 10.1 या फिर 10.10 हमारा आंसर बनता है, और यहां से हमारा विकल्प बी होता है करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे बोला गया है 3 व्यक्तियों ने 3 रुपए, 5.25 रुपए तथा 6.75 रुपए में कुछ संतरे खरीदे हैं, तब एक संतरे का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है। तो कितना हो सकता है, अधिकतम मूल्य की बात करिए। अधिकतम मतलब महत्तम, महत्तम के लिए हम सीधे से यानी कि जो है इस अधिकतम शब्द से ने हमसे कह दिया है कि मैं से ज्ञात करो, तो इस अधिकतम शब्द को हम जो है संकेत मानकर यहाँ 3 रुपए का, 5.25 रुपए का और 6.75 रुपए का मैं से निकालते हैं। तो मैं से निकालने के लिए 3, 5.25, 6.75 को हम दशमलव की बराबर संख्याओं में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर दशमलव की 2 संख्या है, यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगाकर मैं इसे 2 संख्याओं में कन्वर्ट करता हूँ। तो सभी के बटे में 1 लेकर हम दशमलव को कैंसिल करते हैं, तो इनके जो हर बनते हैं वो बनते हैं 100। तो अब ये जो भिन्न बनी है 300/100, 525/100, 675/100, अगर मुझे इनका मैसा निकालना है तो भिन्नों का मैसा होता है अंश का मैसा बटे हर का लैसा। अब यहाँ पर इस हिसाब से अगर मैं अंश का मैसे निकालूं तो हम देख पा रहे हैं 525 और 675 का जो अंतर है वो 150 के बराबर है। अब ये जो अंतर यहाँ पर इन दोनों के बीच में है ये 150 के बराबर है। अब 525 और 300 के बीच में जो अंतर है वो 225 के बराबर है। अब ये जो 225 है और ये जो 150 है, ये दोनों ही संख्याएं 75 से पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं, मतलब इनका जो अंश का जो मैसे बनेगा वो बनेगा 75 और हर का जो लैसा बनेगा वो बनेगा 100। तो यहाँ से हमें जो आंसर प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 0.75 रुपए। अब इस 0.75 रुपए को हम सीधे सीधे बोल सकते हैं 75 पैसे, मतलब एक संतरे की जो कीमत है वो 75 पैसे रही होगी, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर होता है करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को लेकर। 5.125 का भिन्नात्मक मान कितना होगा। अब यहाँ पर 5 पूर्णांक भी है, दशांश भी है, तो हम इस पूर्णांक को तो करते हैं अलग, प्लस का चिन्ह लगाते हैं और 0.125 अपॉन लेते हैं 1 और दशमलव काट के हम लगाते हैं यहाँ पर 0, दशमलव के अंकों की बराबर। तो हमें प्राप्त हुआ मान जो यहाँ से वो 5 प्लस 125/1000, 125 कम 125 और 125 अट्ठे 1000, मतलब ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 5 सही 1/8, क्योंकि 5 यहाँ पर पूर्णांक और 1/8 जो है दशमलव का भिन्नात्मक मान आया। 5 सही 1/8 यहाँ पर हमारा विकल्प बी होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे बोला गया है यदि 3.003 तथा 2.050 के अंतर को इनके योग में जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा। पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर, फिर इन दोनों संख्याओं का योग। तो पहले अंतर करते हैं, 3 में से 0 जाता है तो आता है 3, फिर यहाँ 2.5 लेते हैं, 10 में से 5 जाता है तो आता है 5, और यहाँ बचता है 9, 9 में से 0 जाता है तो आता है 9, और यहाँ 2 में से 2 जाता है तो आता है 0। ये तो हुआ अंतर। अब इन दोनों का करते हैं योग, तो 0 में 3 जोड़ने पर आया 3, फिर 0 में 5 जोड़ने पर आया 5, फिर 0 में 0 जोड़ने पर आया 0, फिर 3 में 2 जोड़ने पर आता है 5। अब ये हुआ है इसका योग। अब हमसे बोला है अंतर और योग इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब अब ये एक सवाल बनता है, तो 3 और 3 होते हैं 6, 5 और 5 होते हैं 10, 9 और 1 10 का सिफर, हासिल 1, 5 और 1 6, 6.006, और यहाँ पर हमारा विकल्प सी होता है करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को लेकर। 50 को गुणा किया गया है 5 में और फिर गुणा किया गया है 0.05 में, तो इसका जो वैल्यूएशन होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं भिन्न को, तो 1 बटे में लेते हैं और 2 अंकों को करते हैं हम शून्य में चेंज। अब ये संख्या बचती है हमारे पास 50 × 5 × 5, क्योंकि इन 0 का कोई महत्व बचता नहीं, तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, मतलब हमें प्राप्त होगा 1250/100। अब यहाँ 100 में है 2 0, 2 0 करते हैं निरस्त, तो हमें आंसर प्राप्त होता है 12.50, मतलब विकल्प बी यहाँ पर हमारा होता है करेक्ट आंसर। दशमलव की कैलकुलेशन है, करने का ट्रिक होना चाहिए और इस कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को लेकर। ओके, यह क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे कहा गया है निम्न में से किस भिन्न का मान 1 के बराबर है, मतलब ऊपर की गुणा और नीचे की गुणा इक्वल होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर विकल्प ए को, यहाँ दशमलव का 1 अंक है, नीचे दशमलव का 1 अंक है, 8 सत्ते बनते हैं 56, तो 56 से 56 तो कैंसिल होता है, लेकिन 10 बचता है, तो ये 1 हो नहीं सकता, ये
छोड़ दिया। अब यहाँ 1.0 है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं दशमलव से दशमलव, तो 8 सत्ते 56 ऊपर बनता है और नीचे 56 एकम 56 बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 56 से 56 निरस्त होता है और आंसर आता है ए, मतलब विकल्प बी यहाँ पर हमारा जो है ये करेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे बोला गया है कि इस अंश की गुणा और हर की गुणा का जो मान है वो लगभग कितना होगा। लगभग वाली बात करिए, लगभग के हमने कुछ सवाल जो है इससे पहले वाले वीडियो में भी देखे थे। लगभग में हमें देखना होता है कि 5 से मान कितना दूर है और कितना नजदीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3.1, तो यहाँ जो 1 है ये हम इसे 3157 बोल रहे हैं, मतलब अगर मैं सीधे सीधे भी इसे लिखना चाहूं तो ये 3.2 के नजदीक जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम 4126, ये तो पूरी संख्या है, फिर 3.198 है, मतलब ये फिर से 3.2 के नजदीक जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं 63.972 की, तो ये जो 9 है ये 64 के नजदीक जाता है, मतलब इसे मैं सीधे सीधे 64 लिख सकता हूं। फिर हमारे पास जो आगे संख्या है 2835.12, 12 का जो मान है वो ना तो 2 का मान 5 के नजदीक है, ना ही 1 का मान 9 के नजदीक है, तो इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2835। अब 2835 हम यहाँ पर दशमलव को निरस्त करते हैं दोनों को, तो यहाँ गुणा में आ जाता है 100। अब 32 से काटते हैं 64 को 2 बार, 2 से काटते हैं 32 को 16 बार, और यहाँ हम इसकी करते हैं गुणा 16 छक्का 96 का 6 हासिल लगे 9, 16 दूनी 32 और 9 41 हासिल बचते हैं 4, 16 कम 16 और 4 20 हासिल बचते हैं 2, 16 चौका 64 और 2 66, मतलब 66,016। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस 100 की गुणा करते हैं यहाँ, तो ये जो मान हमें प्राप्त होगा ये होगा 51 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,83,500। अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहां पर हम लगाते हैं 5 अंकों की पूर्ति, ये जो हमारे पास 6 अंक है ऊपर 5 अंक है अंश में, तो हमें ऊपर 6 अंक पूरे करने के लिए हम लगाते हैं दशमलव, और दशमलव लगा के यहाँ पर बढ़ाते हैं 1 जीरो। अब जीरो बढ़ाने के बाद में हम देख पा रहे हैं कि ये जो मान है ये 283 है और ये 660 है। अब ये 283 300 के नजदीक है और ये 660 600 के नजदीक है, मतलब इस 3 अंकों के मान को छोड़ दिया जाए तो 283 300 के नजदीक है और 660 600 के नजदीक है, मतलब सीधे सीधे 600 बटे हम इसे 300 कर सकते हैं, तो 300 दूनी 600, मतलब हमें जो मान प्राप्त होगा 0.2 के लगभग बराबर प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर विकल्प सी हमारा होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को लेकर। ये जो क्वेश्चन 93 है इसमें लगभग मान की बात करिए। लगभग मान का मतलब होता है या तो फिर 5 के नजदीक नीचे हो या फिर 5 के नजदीक ऊपर हो। 5 के नजदीक अगर ऊपर है तो हम मान को 1 बढ़ा कर लेते हैं, और 5 के नजदीक अगर नीचे है तो मान को हम 1 घटा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3.157 है, तो यहाँ ये जो 15 है इसमें जो 5 है ये 5 इस 15 को 20 के नजदीक पहुंचाता है, मतलब 15 10 के इतना नजदीक नहीं है जितना 20 के नजदीक है। वैसे ही यहाँ जो ये 19 है ये 19 10 के इतना नजदीक नहीं है जितना कि 20 के नजदीक है, तो यहाँ पर 3.2 हो जाता है 20 की वजह से, यहाँ पर 3.2 हो जाता है 15 की वजह से। अब ये 63.9 है, तो ये 9 यहाँ पर 10 के नजदीक है ना कि 0 के, तो यहाँ पर हो जाता है 64। अब यहाँ देखते हैं हम 1 10 के नजदीक नहीं है, 12 20 के नजदीक नहीं है, तो हमने सीधे सीधे यहाँ पर 2835 को गुणनफल के रूप में गुणनखंड के रूप में लिया है। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 94 और 95 दोनों में ही हमें अंश और हर में जो है कुछ गुणनखंड दिए हुए हैं दशमलव के रूप में, और इनके हमें लगभग मान बताने हैं। लगभग मान बताने के लिए हम यहाँ पर या तो फिर दशमलव की संख्याओं को छोटा करते हैं या फिर बड़ा करते हैं। तो हम देखते हैं 241.6 है, ये 6 10 के नजदीक है ना कि 1 के, तो इसे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 242 गुणा, अब ये 38 है तो ये 0.4 के नजदीक है। अब यहाँ पर 6.8 है, तो ये जो 8 है 10 के नजदीक है, मतलब मैं इसे 7.0 लिख सकता हूँ। अब बटे में ये 0.46 है, तो ये 0.46 5 के नजदीक है, मतलब इसे मैं 0.5 लिख सकता हूँ। अब ये 38.25 है, तो 25 100 के नजदीक तो है नहीं, तो इसे मैं सीधे सीधे 38 लिखता हूँ। अब ये 73.65 है, तो ये 6 10 के नजदीक है, तो इसे मैं सीधे सीधे 74 लिख सकता हूँ। अब हम ऊपर देखते हैं दशमलव से दशमलव को काट के, तो 7 चौक 28 और 28 दूनी 56 का 6 हासिल लगे 5,
28 चौका 112, 112 और 5 होते हैं 117, हासिल बची 11, 28 दूनी 56, 56 और 11 होते हैं 67। अब बटे में आते हैं तो 38 पंजे होते हैं 190, और यहाँ पर 190 का आ जाता है 0, 19 चौक 76 का 6, हासिल लगे 7, और 19 सत्ते 133, 133 और 7 होते हैं यहाँ पर 140। तो हम देख पा रहे हैं ये जो मान आया है 6776 और नीचे है 14060, मतलब 6776 तो नजदीक है 7000 के, और 14060 नजदीक है 14000 के। अब यहाँ पर 3030 निरस्त होते हैं, 7/14 का मान आता है निरस्त करने पर 0.5, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर हमारा होता है करेक्ट आंसर। लगभग मान निकालने हैं तो लगभग मान में तो हम जो है या तो फिर 10 के नजदीक लेकर जाते हैं या फिर 0 के नजदीक लेकर आते हैं। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती, केवल इतनी सी बात को समझना है कि हम दशमलव वाली संख्या है या फिर इकाई दहाई वाली संख्या है। इकाई का मान अगर 5 से ऊपर जाता है तो हम 10 के नजदीक लेकर जाते हैं, इकाई का मान अगर 5 से लेस होता है तो हम उसे 0 के नजदीक लेकर जाते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पर काम करती है। इस सवाल में भी 489.13 है, तो ये 1375 यहाँ पर 4 अंकों में है, तो ये 10,000 के नजदीक तो जाता नहीं, ये 0 के नजदीक जाता है। मतलब मैं इसे सीधे सीधे लिख सकता हूँ 489 गुणा 0.0483 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.05, क्योंकि 48 50 के नजदीक है। अब यहाँ पर 1.9 है, तो ये जो 9 है ये 10 के नजदीक जाता है, मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 2.0 अपॉन यहाँ पर 0.87 है, तो इसे मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 0.09 गुणा 92.58 है, तो इसे मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 93 गुणा 99.74 है, तो इसे मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 100। अब यहाँ इस 100 की वजह से तो दशमलव निरस्त हो जाता है, और 2 पंजे 10, यहाँ पर आता है 0.1, तो 0.1 बन के इसका जो मान होगा वो होगा हमारे पास 48.9। अब नीचे हम देखते हैं 93 गुणा 9, तो 93 गुणा 9 में हम 9 तिया करते हैं 27 का 7, हासिल लगे 2, 9 9 81, 81 और 2 होते हैं 83, तो यहाँ ये 48.9 है और ये 837 है। मतलब अगर मैं दशमलव को काटता हूं तो ये हो जाता है 8370। अब यहां अगर 8370 से 489 में भाग किया जाए तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब हो जाता है 4890, भाग अब भी नहीं जाएगा, तो हम बार न जाने का 0 लगाएंगे और फिर ऊपर एक 0 और लगाएंगे। तो एक 0 और लगाने पर हम देखते हैं 0 0 रेस्ट होता है, 837 से हम काटते हैं 489 को, तो 8 6 48, मतलब इस 37 को भी छोड़िए और इस 90 को भी छोड़िए, तो 8 से 48 को काटते हैं तो 8 6 48, मतलब 0.06 हमारा विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। ओके, कॉम्पिटिटिव मैथ डेसिमल फ्रैक्शन एक्सरसाइज के अब तक हम जो है 95 क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है लास्ट। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।